सबसे पहले ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सरकार हमेशा से तैयार थी। दिल्ली चुनाव के बाद हमारी भी तैयारी है। अरे इसमें दिल्ली चुनाव क्या करेगा आप बताइए। आज 4 महीने होने को आ रहे हैं, वो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके। अपनी अंदर की लड़ाई से टाइम मिलेगा तो निकाय चुनाव में आएंगे ना। तो वो झूठ का जो पुलिंदा है वो सब नहीं चलेगा। तरीके की बात अगर नहीं रखेंगे तो वो लीडर है भाई। चुनाव तो था दिल्ली का, लेकिन कहीं न कहीं वो हरियाणा से बहुत ज्यादा जुड़ गया। अब देखिए ना, इतना बड़ा व्यक्ति जो एक पार्टी का नेतृत्व करता हो और इतना क्या जिम्मेदार आना भैया। आप केंद्रीय बजट को किस तरह से देखते हैं? इतनी बड़ी टैक्स राहत मीडियम क्लास के लोगों लेकिन हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा को तो कुछ दिया ही नहीं इस बार। हुड्डा साहब, हुड्डा का नाम मैं इसलिए बार-बार लेती हूँ हुड्डा क्योंकि साहब प्रदेश को में क्या पैमाना है नाम मापने का। सरकार के अच्छे कामों की भी सराहना ना करें तो ये एक कुंठित विपक्ष है। नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बिल्कुल सामने निकाय चुनाव हैं हमारे सामने, तो ऐसे में निकाय चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं उस पर हमारी सबसे पहले इस वक्त नज़र होती है। जैसे आपने देखा भी होगा हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में भी हाल ही में मतदान हुआ 5 तारीख को, उसके नतीजे भी सामने हैं। तो इन तमाम सवालातों के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय विभाग एक बहुत अहम जिम्मेदारी, और निकाय चुनाव जब सामने हो तो विपुल गोयल जी के साथ सवालातों का सिलसिला जो है वो हम उम्मीद करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले हम पीटीसी न्यूज़ में उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद सर। मैं आपको याद दिला दूं कि आपके साथ हमारा साक्षात्कार ये दूसरी बार है। जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप उद्योग जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस दौरान भी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने अपनी योजनाएं हमें बताई थी। ठीक उसी तरह अब चूंकि लोकल बॉडीज़ जैसा एक अहम जो पद है और अहम जिम्मेदारी है वो आपके पास है, तो हम निकाय चुनाव से जुड़े कुछ सवाल जो हैं आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी, और ख़ास तौर पर अगर आपकी बात करूं तो क्या तैयारी? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सरकार हमेशा से तैयार थी। कुछ कानूनी अड़चने थी, उन सबको पूरा कर लिया गया। 34 निकायों में आने वाले 2 मार्च को चुनाव होगा और पूरी की पूरी तैयारी सरकार हो या पार्टी हो, दोनों तरफ से हम लोग तैयार हैं। तैयारी तो जैसे अब जब मैं नायब सैनी जी को सुन रही थी आज ही, बल्कि उनकी एक बाइट मैंने सुनी, वो कह रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई, बहुत अहम कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बहुत पिछले चुनावों में जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है, जिन्होंने बहुत भाग दौड़ की है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको भी चांस दिया जाए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी की संगठनात्मक जो एक पकड़ है वो कितनी मजबूत है, और हमेशा इस तरह का उदाहरण हमें मिलता रहता है। मुझे ये बताइए, आपके सामने कांग्रेस है, कांग्रेस को ही बोलूँगी क्योंकि लोकल बॉडीज़ में बाकी जो जेजेपी का तो मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का हाल ही में उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि बस दिल्ली चुनाव के बाद हमारी भी तैयारी है, संगठन का जो गठन है वो हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को नकार दिया है। उनकी जो लड़ाई है वो पिछले 10 सालों से संगठन बनाने की विद इन पार्टी लड़ाई है। उनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई तैयारी भी नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब देखा उन्होंने कितनी बातें बोली, कितना हाइप बनाई, कितना हाइप क्रिएट किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, लेकिन नतीजा क्या रहा। तो इसलिए अभी 3.5 महीने पहले हरियाणा की जनता उन्हें नकार चुकी है। इसलिए उनकी जो लड़ाई, उनका जो बात है, आज तक 3.5-4 महीने हो गए वो अपना एलओपी नहीं चुन सके, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके। 10 साल से 10 साल। अरे इसमें दिल्ली चुनाव क्या करेगा आप बताइए। आज 4 महीने होने को आ रहे हैं, वो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके, वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बना सके 10 साल के अंदर। तो पहले तो निकाय चुनाव तो 1 महीने में हो जाने, मात्र 1 महीने से भी कम का समय है। तो अभी तो उन्हें संगठन बनाने में, एलओपी चुनने में, अपनी अंदर की लड़ाई से टाइम मिलेगा तो निकाय चुनाव में आएंगे ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी जो बाइट है वो भी सुनी अच्छे तरीके से। संगठन के अंदर जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम नहीं किया, पार्टी के साथ मिलकर पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया, उनका भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अच्छा
ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जी। तो मुझे बताइए मुद्दे क्या हैं? अगर आप शहरी स्थानीय निकाय विभाग जैसा जिम्मेदारी आपके पास है, तो अब निकाय चुनावों में जो बीजेपी जो है वो किन मुद्दों को लेकर देखिए मैदान देखिए में उतर रही हरियाणा है? सरकार अभी चुनाव में वो हरियाणा के चुनाव हुए हैं और मुद्दे सारे क्लियर हैं हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो जो बातें हैं और लोगों को पता भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नायब सिंह जी ने जब अपनी कमान संभाली आपने देखा होगा कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने शपथ बाद में ली और पहले 25,000 लोगों को लेटर देने का काम इसकी किया तो काफी और सराहना भी की अनेकों गई काम है। 100 दिन का अभी आपने प्रेस वार्ता के अंदर थे कि 100 दिन के अंदर भी कितने सारे जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर काम थे उनको पूरा करने का काम किया। मैनिफेस्टो को हम मिलकर नया मैनिफेस्टो लेकर सरकार जनता के बीच में जाएंगे और यूएलबी डिपार्टमेंट की जो एक डेवलपमेंट का जो एजेंडा है चाहे स्वच्छता का एजेंडा है सारी चीज़ें और सबका पूरा का पूरा रोड मैप लेकर जाएंगे टाइम लाइन के साथ लेकर जाएंगे और जनता को विश्वास है कि अगर हरियाणा का भला और हरियाणा का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ये ऐतिहासिक जो है तीसरी बार किसी पार्टी को एक ही पार्टी को मैंडेट देने का काम हरियाणा की जनता ने किया। मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से कि हम उनकी उम्मीदों पर नायब सैनी जी के नेतृत्व में खरा उतरेंगे। मुझे ये बताइए, ठीक है, ये विश्वास जो है, ये आत्मविश्वास जो है, यही मंत्रियों की खूबी है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि भूपेंद्र हुड्डा के आरोप को या भूपेंद्र हुड्डा के सवालातों पर हम क्यों ना गौर करें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी और ये जो निकाय चुनाव है इसमें जनता चूंकि लोकल मुद्दों पर अपने जो सिरमौर है उसको चुनती है, तो वो झूठ का जो पुलिंदा है, मैं हुड्डा जी की वर्डिंग्स कह रही हूँ, वो सब नहीं चलेगा। ऐसा है लोकतंत्र के अंदर झूठ है सच है या कोई व्यक्ति क्या बोलता है उस पर जनता विश्वास कर रही है नहीं कर रही है, इस सब का पैमाना वोट होती है, वोटिंग होती है जी। आपने देख लिया कि जनता उन्हें नकार चुकी है। अब तो वही वाली बात है कि अपोजिशन की राजनीति करते हैं, जनता ने अभी नकार के चुके हैं, कोई काम तो करेंगे नहीं। इस तरीके की बात अगर नहीं रखेंगे तो वो लीडर हैं भाई, अपनी पार्टी के लीडर हैं, तो ये सब बातें तो करेंगे जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना उनके लिए लड़ाई दूसरी है, उनके लिए विद इन पार्टी लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। मतलब आप कंपटीशन नहीं मान रहे हैं? कोई कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। 34 के 34 निकायों में छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कितने दिन, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि हुड्डा साहब माइनस कांग्रेस 0, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। हुड्डा साहब माइनस कांग्रेस 0 तो इसलिए ऐसा यहाँ व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नायब सैनी जी को लोगों ने उनके कार्यशैली को, उनके स्वभाव को अपनाने का काम किया है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। तो आने वाले निकाय चुनावों में थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। क्या बात। अच्छा मुझे बताइए, आप अपने इलाके की थोड़ी सी बात कर लीजिए, वहाँ पर क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि निकाय चुनावों में अगर बीजेपी वहाँ पर जीत दर्ज करती है जैसे आप कह रहे हैं, तो ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर वहाँ पर काम करना सबसे पहले बहुत जरूरी है? ये सबसे बड़ी फरीदाबाद गुरुग्राम की बात है, सैनिटेशन की बात है, वहाँ पर विकास की बात है, उस शहर की कनेक्टिविटी की बात है, जल भराव की बात है। तो इन सब मुद्दों पर जो कि पहले से बहुत अच्छे तरीके से कैटर किए गए हैं, लेकिन जो और भी उसमें इम्प्रूवमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया, रेगुलर डेवलपमेंट चाहिए, उस डेवलपमेंट पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और हम संकल्पित हैं कि इस आने वाले 1-2 सालों के अंदर इस समस्या को खत्म करें। कुछ योजनाएं अगर आपकी हैं, अगर आप हमें बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, अगले कुछ नहीं, मैंने कहा ना हम इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, नगर निगम का मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे, सरकार का मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे, सारा बताएंगे सरकार। बतौर मंत्री, शहरी बतौर मंत्री के तौर पर ही मैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो मैनिफेस्टो बनाएंगे मेरी भूमिका रहेगी लोगों से जो भी हम वादे करेंगे उनको पूरा करने का काम। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ी सी दिल्ली चुनाव की तरफ भी हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव तो था दिल्ली का, लेकिन कहीं ना कहीं वो हरियाणा से बहुत ज़्यादा जुड़ गया एक विवादास्पद बयान की वजह से, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आया यमुना को लेकर, जिसके सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात आपने कही थी, आपने कहा था कि मामला दर्ज किया जाएगा इस पर, मुझे अभी भी याद है। वैशाली जी, सोनीपत कोर्ट ने उन्हें नोटिस दे दिया है, 17 तारीख की जो है उस पर डेट लगी हुई है
और उनको कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा। और मैंने इलेक्शन कमीशन से भी आप लोगों के माध्यम से मांग की थी, इनका कैंपेन बंद होना चाहिए, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। कितना बड़ा झूठ उन्होंने, वो तो और कितना चुनाव बड़ा, आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कितना बड़ा डिजास्टर उन्होंने किया। तो डिजास्टर के तहत उन पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। पैनिक फैलाने का उन्होंने काम किया। जिस पानी को करोड़ों लोग पीते हों, जिस पानी को देश के प्रधानमंत्री पीते हों, राष्ट्रपति पीते हों, पूरा कैबिनेट पीता हो, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम किया उन्होंने। हरियाणा के ऊपर आरोप नहीं लगाया। 2,75,00,000 जनता द्वारा, वो तो नायब सैनी मतलब नाम ले लेकर 2,75,00,000 लोगों ने, नायब सैनी पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। 2,75,00,000 लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगाने का काम किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात थी, और इस बात का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आने वाली 8 तारीख को, परसों ही तो है, देखना भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल खिलेगा। इतना आत्मविश्वास कैसे? दिल्ली ठीक है, 3 तरफ से जो हरियाणा है, हरियाणा से घिरा हुआ भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली है, और बहुत सारे जो जनसंख्या हरियाणा की दिल्ली के अंदर रहती भी है, और दिल्ली में लाखों लोग कम्यूट करते हैं, डेली कम्यूट करते हैं। तो वहाँ की हवा, वहाँ के लोगों का मन, वो 10 साल से सिर्फ बहानों से, आरोपों से उकता चुके हैं। वो कहते हैं भाई तुम्हें अगर कोई काम, तुम्हें आरोप ही लगाने हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम दूसरे लोगों को चुन लेते। 10 साल देखा कि अब कर दोगे, अब कर दोगे, अब कर दोगे, लेकिन तुम्हारे पास आरोप ही खत्म नहीं होते। उन्होंने जहरीला पानी दे दिया, उन्होंने पानी नहीं दिया, मेरा काम ये नहीं करने दे रहे, मेरा काम वो नहीं करने दे रहे, वायु पोल्यूशन है, कभी जो ट्रैफिक को कंट्रोल ना करना उनकी जो है फेलियर है, कभी कहते थे पराली की बात करते थे, उस पर मुंह की खाने का काम किया। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पराली जो है, पंजाब के अंदर पराली जलाने की रोकथाम नहीं हो सकती, हरियाणा ने तो बहुत कंट्रोल कर रखा है। और अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ले आए जिसका कोई आधार ही नहीं है। अब देखिए ना, इतना बड़ा व्यक्ति जो एक पार्टी का नेतृत्व करता हो और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, तो ये बहुत बड़ी बात है। जनता सब समझती है कि जब आदमी कैपेबल नहीं होता, जब आदमी कर नहीं पाता, तो झूठ के रास्ते पर चलता है। तो इसलिए आने वाली 8 तारीख को कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से सरकार बनेगी, और दिल्ली के विकास को एक नई गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो लगातार केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अब तो चलिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार ये फ्रीबीज का जो उनका एजेंडा है, वो कितना, मतलब कितना काम कर, हाँ, जनता समझती है कि सोशल सिक्योरिटी, विकास, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूलों को लेकर वो बहुत दावे करते हैं। तो स्कूलों की बात 5 स्कूल बनाकर कहते हैं, वो हरियाणा के स्कूलों को डायरेक्ट वो करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ स्कूल बनाकर हरियाणा के स्कूल उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई कमी होती तो मैंने कहा ना, लोकतंत्र के अंदर पैमाना तो जनता है। जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को चुनने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक है हरियाणा में। दिल्ली में भी तो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार। तो पता चल जाएगा ना, तीसरी बार है उनका। अब जो है चौथी बार पता चल जाएगा। अब जनता उनके झूठे वादों से ऊब चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को के साथ चलने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया। क्योंकि हम लोग तो लाखों लोगों से रोज मिलते हैं। हरियाणा के लोग, फरीदाबाद से मैं आता हूँ, फरीदाबाद का आधी जनता दिल्ली जाती है, दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं, रेगुलर कम्यूटिंग होती है, रहते हैं लोग वहाँ पर। तो सब लोगों ने मन बना रखा है। अच्छा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, सामने जैसे अब बजट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो केंद्रीय बजट हुआ, उस पर भी कहीं ना कहीं ये खबर कल सामने आई कि जिलेवार सम्मेलन वगैरह भी आयोजित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और केंद्रीय बजट की क्या विशेषताएं हैं, ये तमाम चीज़ें। तो आप केंद्रीय बजट को किस तरह से देखते हैं, और हरियाणा के लिए, हरियाणा के एंगल से अगर हम सीधे तौर पर कहें, एक ऐतिहासिक बजट है जो उन्होंने इतनी बड़ी टैक्स राहत मीडियम क्लास के लोगों के लिए और सर्विस क्लास लोगों के लिए दी है मोदी जी ने। तो वो चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा को तो कुछ दिया ही नहीं इस बार। हुड्डा साहब, हुड्डा का नाम मैं इसलिए बार-बार लेती हूँ क्योंकि प्रदेश में कि क्या पैमाना है नाम मापने का। वो 12 लाख का जो टैक्स स्लैब किया है, या नया टैक्स स्लैब जो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हरियाणा के लोग क्या उससे वंचित रह जाएंगे? हैं? जो विकास की बात की है, 1 लाख करोड़ रुपए, मैं यूएलबी मिनिस्टर हूँ, यूएलबी को देने की बात कही है, और नई स्कीम्स की बड़ी स्कीम्स लेकर आओ, जो 50% बैंक से ले लो, 25% केंद्र देगा, विकास की स्कीम देने का काम किया। वो हरियाणा उससे क्या छूता रहेगा? उन्होंने
जो सिविल एविएशन की बात की है कि हम नए 88 जो है नए स्थान चिन्हित करेंगे, नए एयरपोर्ट बनाने की बात कहेंगे। हरियाणा के अंदर भी हिसार, अंबाला, करनाल, भिवानी है, क्या वो लोग उससे अछूते रह जाएंगे? और उन्होंने जो समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए जो जो इस बजट के अंदर, चाहे हमारी महिलाओं की बात करी हो, चाहे युवाओं के लिए राशि देने की बात की हो, तो क्या वो हरियाणा के लोग उससे वंचित रह जाएंगे? इसलिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हुड्डा साहब की है। मैं हुड्डा साहब को पर्सनल नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो ठीक है, अपनी पार्टी अपने दल के लिए कार्य करते हैं तो वैसी बात करेंगे, लेकिन कोई मुद्दे नहीं है। जनता अच्छे तरीके से जानती है कि इनके पास स्क्रीन पर आए हैं। मैं तो ये कहता हूँ सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। इतना अच्छा बजट आया है, कांग्रेस के लोगों को मोदी जी की बड़ाई करनी चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, उनको धन्यवाद करना लेकिन चाहिए। विपक्ष तो इसीलिए होता है कि अगर नहीं, कुछ गलत है विपक्ष तो की बात, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए। भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग विपक्ष के अंदर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष यूएनओ में जाकर रखने का काम किया एज ए अपोजिशन लीडर। तो अपोजिशन सकारात्मक होनी चाहिए। अगर अपोजिशन सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखें कि किस तरीके की अपोजिशन करते हैं। अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना ही अपोजिशन है, या सरकार को आईना दिखाना अगर गलत काम किया तो ये अपोजिशन है। तो वो तो कह रहे हैं आईना ही दिखाते हैं। लेकिन सरकार के अच्छे कामों की भी सराहना ना करें तो ये एक कुंठित विपक्ष है। एक मैं कहूँगा सिर्फ एक अपनी चारों आप देशव्यापी विपक्ष को बोल रहे हैं या फिर दोनों विपक्ष, दोनों विपक्ष की बात कहूँगा। केंद्रीय, वरना इतना अच्छा बजट है। अच्छा आप बताइए, एज ए पत्रकार के नाते आप हिंदुस्तान की बातें भी हैं, कैसा बजट है? नहीं, हमारे लिए तो हम मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो 12 लाख का है करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। अनेकों बातें हैं। जब आप अच्छा कह रहे हैं तो हुड्डा साहब, अरे भाई हुड्डा साहब, आप नहीं, हुड्डा साहब एक लार्जर उस पे देख रहे हैं। लार्जर उसमें क्यों नहीं? आप देखिए, मीडियोकर जो है किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। महिलाएं एक बहुत बड़ा नंबर है, दलित एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सभी को लाभान्वित करने का काम किया। उनको इस बजट की सराहना करनी चाहिए। सराहना करने से कोई विपक्ष का ये नहीं कि काम खत्म हो गया, विपक्ष छोटा हो गया। विपक्ष की भूमिका और लोगों के दिमाग में अच्छी जाती है, उन्हें सकारात्मक राजनीति। आप राहुल गांधी बतौर लोकसभा में नेता विपक्ष कैसा आते हैं? मेरा डोमेन भी नहीं है। नहीं, वो फिर भी पार्टी चूंकि को आप रिप्रेजेंट केंद्रीय करते स्तर पर हैं। बात कर रहे हैं। इज ए नॉन सीरियस मैन। अच्छा। मतलब मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा। वो देश को क्या, वो किसी को लीड नहीं कर सकते। वो अच्छा। कुछ नहीं, उनकी कोई बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप देखिए लोकसभा के अंदर भी क्या बोलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ नहीं पता उनका। इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब हम हरियाणा के बजट की भी बात कर लेते हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में होगा। तो प्रदेश के बजट को लेकर आप लोगों की मीटिंग वगैरह तो हो ही गई हैं, क्या योजनाएं हैं आगे आने वाले? देखिए बजट मुख्यमंत्री जी फोकस किस पर रहेगा? एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट को प्रस्तावित करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके समाज के हर वर्ग से बजट पर अपना जो है फीडबैक ले रहे हैं। वो तो ले स्वयं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घंटों जाकर ऐसा करते। ये किसी प्रदेश में, ये किसी प्रदेश में नहीं है ऐसा। ऐसा बहुत कम प्रदेशों में कि एक जगह जाकर आप भी कवर कर रहे हो कि 2 करोड़ जनता में जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, समाज उद्योगपतियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, सबके साथ करें। तो मैं समझ रहा हूँ सारी जो जितने भी 9,000 से ज्यादा हम पर सजेशंस आए हैं, लोगों के सुझाव आए हैं पोर्टल के माध्यम से, हजारों लोगों के 1-to-1 सुझाव आए हैं। तो सब सुझावों को स्टडी किया जा रहा है। लोग क्या चाहते हैं उनको समायोजित करके एक, मैं आपको कह सकता हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इस बजट को बनाना चाह रहे हैं, जिन जिन लोगों की भूमिका इसमें रखना चाह रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा बजट होगा और सर्वस्पर्शी बजट जिसे कहते हैं वो बजट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे केंद्रीय बजट एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में है, उसी आपने भी कहा ना ब्रॉडर। हुड्डा साहब को नहीं दिख रहा, हुड्डा साहब को नहीं दिख रहा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं एक आम इंसान भी तो हूं साथ में। आप सबसे पहले भारत की वासी हैं, हरियाणा की वासी, तो आम इंसान हो, तो आम इंसान को अच्छा लग रहा है, हुड्डा साहब को गलत लग रहा है, कांग्रेस को गलत लग रहा है। कैसी राजनीति? वो बतौर राजनीतिज्ञ उनका ये देखने का राजनीति नहीं नजरिया, है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति जनता की जाती है। जब जनता के लोग जिससे लाभान्वित है, जनता के लोग जिससे खुश हैं, वो उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, उनके विरुद्ध कैसे बोल? आप खुद बताइए, अगर इसको अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने पूरे बजट को खराब बोला। हाँ। अरे ये बोलते भी 4 पॉइंट अच्छे हैं, 4 पे मेरा ये सजेशन है, बात जमती थी ना कि 4 पॉइंट अच्छे, लेकिन नहीं, हमें तो विरोध की राजनीति करनी है। विरोध तो जनता ने बता दिया, करो विरोध की राजनीति, सत्ता के बाहर रहो, विरोध में ही रहो।
जी अच्छा, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, एक चूंकि अभी अभी एक ऐसा टॉपिक आया है जिस पर जनता जानना चाहती है, ये जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं, गैर कानूनी तरीके से युवा गए थे, जो कि गलत तरीके से गए थे, तो ऐसे में सरकार का क्या स्टैंड रहेगा इन युवा, उनकी जांच तो चली रही है। देखिए पहले तो हाँ। ये मेरे डोमेन से बाहर की बिल्कुल बात है ना, बिल्कुल ठीक है, मैं लेकिन इन हाँ, जनरल लेकिन इन जनरल मैं जो समझता हूँ, देखिए गलत तरीका, बिल्कुल नियम गलत तरीके कायदे से। कानून हर देश के होते हैं, हर देश की अपनी नीति होती है, तो कायदे कानून के तहत कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है उसके लिए केंद्रीय सरकार एग्जामिन कर रही है। और मैं समझता हूँ जो भी काम हो, कायदे कानून तो हर देश के होते हैं, उसको हमें ऑनर करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री, और निकाय चुनावों को लेकर, दिल्ली चुनावों को लेकर हमने तमाम बात की, और बेबाक तरीके से विपुल गोयल जी ने तमाम सवालों के, पीटीसी न्यूज़ के तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको हमारा इंटरव्यू ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।